गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने मैथ्स लेवल की स्पॉटिंग एरर को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइम आप एक बार डायरेक्ट इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि इसकी लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा टफ है, हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। मगर पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो हमें समझ में आएगा ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी होती है। स्पॉटिंग एरर जो आपकी होती है वो बिल्कुल ईजी होती है कि सर हमसे तो प्री लेवल की स्पॉटिंग एरर ही नहीं होती, तो मेंस लेवल की हम कैसे करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्री लेवल की भी इजी होती है और मेंस लेवल स्पॉटिंग एरर इजी होती है। कोई भी पैटर्न हो वो इजी होता है अगर आप उसको हैंडल करना आपको अच्छे से आता हो, और इंग्लिश की अगर आपको वर्किंग आती है तो वो पैटर्न कोई भी पैटर्न हो आपके लिए क्या हो जाता है, इजी बन जाता है। तो ट्रिक्स की फॉर्म में अपने यहाँ पे सोल्व करेंगे इस पेपर को। तो यहाँ पे ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो देखना मेंस लेवल की एरर भी आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ आपको, अगर उस तरीके से आप करोगे, मेरे मेथड को आप अगर फॉलो करोगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी यहाँ पे लगेगा। तो आप चेक कर लेना, आपको खुद से पता लग जाएगा कि कितनी इजी होती है मेंस लेवल की स्पॉटिंग एरर भी। मतलब कोई भी पैटर्न हो वो कितना इजी, बहुत सारे पैटर्न अपनों ने अब तक किए हैं, आपने देखा है वो पैटर्न कितने ज़्यादा इजी होते हैं। लेकिन स्पॉटिंग एरर के लिए सभी बोलते हैं कि सर स्पॉटिंग एरर समझ में नहीं आती। स्पॉटिंग एरर की अगर अपने बात करें तो स्पॉटिंग एरर की जो टेक्निक होती है वो होती है स्कैनिंग टेक्निक। अगर आप स्कैनिंग टेक्निक को यूज़ करते हो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली स्पॉटिंग एरर के अंदर। तो सबसे पहले इसके डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं बिलो में, फाइंड द वंस दैट इज आर ग्रामेटिकली करेक्ट। एक या एक से ज़्यादा जो कि ग्रामेटिकल करेक्ट है उनको अपने को फाइंड आउट करना है। जो करेक्ट है उसको क्या करना है, ऑप्शन को टिक करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो अपने देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी एंड सी। यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस में आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट है। करेक्ट वन आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्या रहेगा आपका, स्कैनिंग टेक्निक अपने यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैसे यूज करते हैं स्कैनिंग टेक्निक, क्या करना है, हर एक एलिमेंट को आपको चेक करना है। देखो एक तो माइंड में पिक्चर बननी चाहिए, आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाई देनी चाहिए, माइंड में पिक्चर बननी चाहिए, और साथ साथ हर एलिमेंट को आपको क्या करना है, चेक करना है कि वो एलिमेंट किसके लिए और कैसे यूज़ हुआ है, कि सही यूज़ हुआ है या नहीं, ये सब कुछ पता लग जाएगा। तो चांस ही नहीं बचेगा क्या होने का, आपका नेगेटिव होने का। आपको एरर इजीली फाइंड आउट हो जाएगी वर्किंग को यूज़ करते हुए इंग्लिश की। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ना, ए को। नीदर ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं। नीदर आपका क्या बताता है, दो में से एक को सिलेक्ट करके उसको नो वन बना देता है। मतलब दो में से एक की बात करते हुए वो क्या करता है, उसको डिसलेक्ट, जैसे नो करते हैं नो वन, कोई नहीं, एक को सिलेक्ट करके उसको क्रॉस कर देते हैं। एक पर्सन को क्या करते हैं, सिलेक्ट किया और उसी को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। किसी में बहुत सारे लोगों में से एक को सिलेक्ट किया वन, और नो वन क्या होगा, उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, मतलब कोई भी नहीं। तो नीदर क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं। बोथ ऑफ अस, जो अपने दोनों हैं उनमें से कोई भी नहीं। नीदर दो में से एक को बताता है, ठीक है, उसको भी वो क्या करता है, रिमूव कर देता है। क्यों, नेगेटिव है आपका। इधर क्या होता है, दोनों में से एक को बताता है, ये क्या करता है, नीदर दोनों में से एक को बताते हैं, उसका नॉट गेट लग जाता है, जैसे कंप्यूटर में लगता है उस तरीके से नेगेटिव को बताता है। नीदर ऑफ अस, दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। वर प्रोफिशिएंट, वर क्या है आपका, इसका सब्जेक्ट ढूंढो, वर्क का सब्जेक्ट ढूंढो। वर्क किसके लिए यूज हुआ है, नीदर के लिए यूज है। और नीदर आपका क्या बताता है, सिंगुलर को बताता है, दोनों में से एक को बताते हुए ये रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर को बताता है। इसका मतलब वर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वोज आना चाहिए था। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वोज आना चाहिए था। इसका मतलब ए वाला तो अपना क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है क्या, आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ए वाला इनकरेक्ट हो गया। तो जिस भी ऑप्शन में ए हो वो उड़ा दो, तो ए ऑप्शन अपना यहाँ से डिसलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेंटेंस में आना है डायरेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में आना है। अब अपने एक बार एग्जाम ओरिएंटेड कर लेते हैं, एग्जाम में आपको स्पीड में कैसे करना है, उसके बाद में मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा कि इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो 20 सेंटेंस में जल्दी से आ जाओ। जैब ऑल्सो वॉन्टेड, जेब ऑल्सो वॉन्टेड, डिड वॉन्ट मतलब चाहता था, जैब चाहता था, भी चाहता था, कुछ और भी पहले भी चाहता होगा, मतलब ये भी चाहता था, पता नहीं क्या चाहता था। कोई दिक्कत है क्या, डिड वांट चाहता था, जेब चाह सकता था ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू सी क्या करने के लिए चाहता था, देखने के लिए। पर्पज क्या था, चाहने का, देखना, ठीक है, हो सकता है। हिज होम अपने घर को, जेब का घर, जेब कोई मेल जो पर्सन है, ठीक है। उसके बाद हिज होम उसका होम, ठीक है, उसका अकेले की बात हो रही है, ठीक है, जेब अकेला है, हिज होम। एंड ऑल्दो हालांकि, ही डिड नॉट फाउंड, उसने फाइंड नहीं किया, डिड नॉट फाउंड, फाउंड का मतलब डिड फाइंड,
फाउंड का मतलब डिड फाइंड, तो यहाँ पे क्या बन जाए, डिड नॉट डिड फाइंड, डिड दो बार क्या हो जाएगी आपके, क्या ओवरलैपिंग हो जाएगी। और V3 होगा तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि V3 होगा तो बी फाउंड होना चाहिए था ना, डिड बी फाउंड मतलब वॉज नॉट फाउंड होना चाहिए था। तो डिड से ओवरलैपिंग होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे फाउंड नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फाइंड आना चाहिए था। फाउंड नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फाइंड आना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एरर है, इसका मतलब क्या निकला, यहाँ पे एरर है, इसका मतलब ऑप्शन बी में भी क्या है, बी वाला पार्ट भी आपका क्या है, बी सेंटेंस भी एरर है। तो इसका मतलब ए तो अपना ऑलरेडी डिसलेक्ट हो ही चुका था, बी भी डिसलेक्ट हो गया और डी भी डिसलेक्ट हो गया, क्योंकि करेक्ट फाइंड आउट करना है ना, इसका मतलब डी ऑप्शन भी गया। दो बचे अपने पास, नन ऑफ दीज और ओनली सी। ओनली सी को आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे, अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज ना होता तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे, या फिर ऑल ए बी सी होता तो भी आप ओनली सी को डायरेक्ट टिक कर देते, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचता। अब आपको चेक करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं इसको। सी सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करो। द फैंस, फैंस का मतलब पंखे, अटेंडिंग द कॉन्सर्ट, क्या करते हुए, अटेंड करते, कॉन्सर्ट का मतलब संगीत गोष्ठी मतलब संगीत सम्मेलन है, उसको अटेंड करते हुए। तो पंखे तो अटेंड करेंगे नहीं, तो फैन यहाँ पे पंखे नहीं है, फैन यहाँ पे क्या है, जो प्रशंसक होते हैं, ठीक है, फॉलोवर वगैरह जो होते हैं उनकी बात हो रहा है। तो फैन अटेंडिंग, अटेंड करने वाले जो फैन हैं, कौन से कंसर्ट को, संगीत गोष्ठी को, डिसाइडेड, उन फैंस ने डिसाइड किया। अटेंडिंग आईएनजी क्लोज, अटेंडिंग मतलब कंसर्ट को अटेंड करते, कॉन्सर्ट को अटेंड करते हुए या करने वाले जो फैंस है, डिसाइडेड, तो फैंस ने क्या किया, डिसाइड किया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही जा रहा है। क्या डिसाइड किया, टू गेट, क्या करने का, पर्पस क्या था डिसाइड करने का, मतलब क्या करना चाहते थे, डिसाइड ही क्या की थी, चीज़ क्या करनी उन्हें आगे जाकर, गेट देयर अर्ली, वहाँ जल्दी जाने का उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया। एंड स्लीप, और स्लीप सोने का, लेट द नेक्स्ट डे, लेट तक सोने का, कहाँ पे, नेक्स्ट डे अगले दिन। तो यहाँ पे स्लीप का अगर रिफ्लेक्शन देखें तो गेट टू के बाद भी चेक करना, एक बार टू के बाद में इसका रिफ्लेक्शन एक बार चेक करो। टू गेट देयर अर्ली, टू स्लीप लेट, मतलब अर्ली जाना और लेट तक सोने का उन्होंने डिसाइड किया। तो सी अपना क्या है, करेक्ट, ए अपना इनकरेक्ट था ना, तो सी अपना करेक्ट है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ओनली सी। नन ऑफ दिस नहीं होगा कि ऑप्शन अपने पास से है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे टिक हो जाएगा। आज देखिए क्लियर, आप लोगों को समझ में आया ना किस तरीके से बोल रहा है। अब अपने सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। अब आपका एग्जाम में हो चुका है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। अब यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ आपको कंप्लीट इसका मीनिंग। नीदर ऑफ अस, अपने में से दोनों में से कोई भी नहीं, वॉज प्रोफिशिएंट, यहाँ वर है, रियल में क्या था, वॉज प्रोफिशिएंट का मतलब दक्ष, कुशल था। एट किस पर, किस बात पर कुशल था, यूजिंग ए सो, यूजिंग ए सो, सर ये फिर से एक और एरर मिल गई मुझे। सो डिड सी होता है सर, सो क्या होता है, डिड सी होता है, तो ये तो गलत ही हो गया सर। ए सो तो हो ही नहीं सकता, नाउन आनी चाहिए थी, यहाँ पे डिड सी है, ए डिड सी तो होगा ही नहीं, एक्शन तो सर्वाइव ही नहीं करेगा सर, गलत हो गया ना। गलत नहीं हुआ, क्योंकि सो ओनली डिड सी नहीं होता, सो एक नाउन भी होती है, किसको बोलते हैं, आरी जो होती है ना, आरी, उसको बोलते हैं सो, जो आरी होती है उसको। सो मूवी आप लोगों ने देखी होगी हॉलीवुड की, तो सो का मतलब होता है आरी, मतलब यूज़ करने में, मतलब आरी यूज़ करने में हम दक्ष नहीं थे, अपने में से दोनों में से कोई भी नहीं दक्ष था, बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ से ध्यान रखना कि सो अगर नहीं पता हो किसी को तो आज के बसर हमें तो पता ही नहीं था सो आरी भी होती है, तो अगर नहीं, पहले बात है पता होना चाहिए, क्योंकि बचपन से ये सुना हुआ है अपनों ने। अगर नहीं पता तो आज के बाद पता रहना चाहिए। बाई चांस ये एग्जाम में आ जाता, नेगेटिव हो जाता, चलो कोई ना हो जाता, लेकिन अपने उन्हें नहीं पता था, उसमें अपने क्या कर सकते हैं, लेकिन अब पता है, अब आगे कभी एग्जाम में आ जाए तो आपके गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो जैसे सो देखोगे तो आपके माइंड में क्या आएगा, एक तो सो देखते ही आपको आरी माइंड में आएगी, और एक डिड सी माइंड में आना चाहिए, सी की V2 आपके माइंड में, सी एक्शन की V2 आपके माइंड में आना चाहिए, समझ में आया। एंड वी हैड मैनेज्ड, और हम मैनेज कर चुके थे, ओनली 2 रंग्स, किसको, केवल 2 रंग्स। रंग्स का मतलब कहते हैं सीढ़ी का सोपान, जो सीढ़ी का डंडा होता है ना, सीढ़ी चढ़ते हैं वो बीच में डंडे लगे थे, उनकी बात कर रहे हैं। मैनेज्ड ओनली 2 रंग्स, रंग्स को क्या किया, मैनेज किया, 2 ही रंग्स को। वैन, जब एग्जॉशन कोटअप, एग्जॉशन ने क्या कर दिया, कोटअप कर लिया, विद अस, हमारे साथ कोटअप कर लिया, हमारे साथ का मतलब थकान हमें आ गई। एंड द लाइट फेडेड फॉर परमानेंट, परमानेंट वे के लिए, परमानेंट तरीके से लाइट क्या हो गई आपकी, फेड, यहाँ पे धीमी मंद हो गई थी। तो ये आपका गलत था, क्योंकि वर्क किस क्या आना चाहिए था, वो जाना चाहिए था। नेक्स्ट वाले का अगर मीनिंग देखें, सी वाले का तो देखा हुआ है, बी का देखें, जैब ऑल्सो वॉन्टेड टू सी हिज होम, वो अपने घर को देखना चाहता था। एंड ऑल दो, हालांकि, ही डिड नॉट फाइंड, यहाँ फाउंड किस क्या होना चाहिए था, फाइंड, उसने फाइंड नहीं किया। एनी वन मॉर्निंग फॉर हिम, किसी को उसके लिए शोक विलाप करते हुए, उसके लिए दुख प्रकट करते हुए, हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। फिर भी द साइट ऑफ हग्सन्स रैंच, जो साइट दृश्य था हग्सन के रैंच का, इन द पिक्चर, किसमें,
पिक्चर में रांच का मतलब होता है पशु फार्म जहाँ पे एनिमल्स वगैरह को रखा जाता है। उसको देखकर मैड हिम लॉन्ग टू गेट बैक देयर, उसने उसे लॉन्ग बना दिया, लंबा बना दिया। गेट बैक देयर मतलब वापस आने के लिए, मतलब वो भावनाओं में बह गया, बहुत ज़्यादा खो गया उसे पिक्चर में। ये बात उसने बोली। किसी ने उसने फाइंड आउट किया, पता लगा उसे कि कोई भी उसे वो घर वापस आना चाहता था और उसे पता लगा कि कोई भी उसे क्या नहीं कर रहा था, उसके लिए शोक नहीं मना रहा था। फिर भी वो क्या है, उस रैंच को देखा उसने पिक्चर में तो उसमें वो खो गया। इस तरीके से इसने बात बोली है। नेक्स्ट में चलें। अब आपको क्या करना है, वो सेम ही काम करना है। क्या आपको स्कैनिंग करनी है, तो शुरू हो जाओ इसकी स्कैनिंग। जल्दी जल्दी इसकी स्कैनिंग करो। हर एक एलिमेंट को देखो किसके लिए यूज़ हुआ है, सही यूज़ हुआ है या नहीं हुआ, आपको अपने आप पता लग जाए, कोई चांस ही नहीं बचेगा आपके गलत होने का। तो शुरू करते हैं। इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। द स्टोरी वोज, स्टोरीज नहीं है, स्टोरी सिंगुलर है, वोज डिड बी, जो सिंगुलर है, वोज क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। वोज कोरोबोरेटेड, वो क्या हुई, कोरोबोरेट की गई। डिड बी कोरोबोरेटेड, V3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोरोबोरेट की गई, कोरोबोरेट का मतलब क्या कि पुष्ट किया गया, मतलब एविडेंस की फॉर्म में बताया गया। बाय किसके द्वारा कोरोबोरेट की गई, स्टोरी किसके द्वारा बताई गई, डिफेंस विटनेसेस। डिफेंस का मतलब जो बचाव करने वाले, किसी पक्ष का बचाव करने, विटनेस गवाहों के द्वारा स्टोरी को क्या किया गया, स्पष्ट किया गया। बट लेकिन ही वॉज फाउंड गिल्टी, लेकिन वो क्या हुआ, फाउंड गिल्टी। यहाँ पे फाउंड V3 है, ठीक है, क्योंकि डिड बी V3 आएगा, डिड दोबारा से नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वोज अपने आप है, यहाँ पे ऑलरेडी डिड बी है, तो V3 है यहाँ पे। और गिल्टी फाउंड हुआ मतलब दोषी पाया गया। एंड सेंटेंस टू डेथ, और क्या किया गया, ही वॉज सेंटेंस्ड। एंड का रिफ्लेक्शन वॉज के बाद से है, ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, मतलब उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। क्या हुआ कि स्टोरी जो डिफेंस विटनेस गवाह वगैरह थे, डिफेंस बचाव करने वाले जो गवाह थे, उसका बचाव, उस पर्सन का बचाव करने वाले गवाह थे, उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया स्टोरी को। लेकिन वो क्या हुआ, फिर भी इस मतलब स्पष्ट कर दिया, फिर भी वो क्या, गिल्टी फाउंड हुआ वहाँ पे और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। सर विटनेसेस यहाँ पे प्लूरल है, और ही यहाँ पे अगर मैं देखूँ ही किसके लिए यूज़ हुआ है, ही किसके लिए यूज़ हुआ है, सर विटनेसेस के लिए यूज़ हुआ, तो यहाँ दे होना चाहिए था ना, ही विटनेसेस के लिए यूज़ नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, सज़ा गवाह को दी जाती है या मुजरिम को दी जाती है, मुजरिम को दी जाती है ना। तो ये तो बोल रहा है कि स्टोरी उन्हें विटनेसेस के द्वारा कोरोबोरेट की गई, फिर भी क्या हुआ, उस जो मुजरिम था उसको सज़ा मिल गई, क्योंकि उसे गिल्टी फाउंड, मतलब स्टोरी बता दी गई, स्पष्ट कर दी गई, फिर भी वो गिल्टी फाउंड वहाँ पे हुआ था, मतलब उसका ही दोष पाया गया। इस तरीके से यहाँ पे बात हुई है। तो वोज किसके लिए यूज है, ही के लिए, ही सिंगुलर, वोज सिंगुलर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाउंड V3 है, ही वोज फाउंड, फाउंड हो सकता है, गिल्टी फाउंड हो सकता है, कोई दोषी पाया जा सकता है, हाँ पाया जा सकता है। ही वो सेंटेंस टू डेथ, किसी को डेथ की तरफ सेंटेंस, सजा दी जा सकती है। डेथ की तरफ सजा, मतलब सजा ही कहाँ पे जाकर रुकेगी आपकी, डेथ पर जाकर रुकेगी। सेंटेंस जो है वो कहाँ पे जाकर रुकेगा, मतलब सेंटेंस वाक्य नहीं, सजा कहाँ पे जाकर रुकेगी, डेथ की तरफ जाकर, मतलब मौत की सजा देगी। कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही है, तो ए वाला तो अपना सही है। तो इसका मतलब बी अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि ओनली बी नहीं है, ओनली सी भी नहीं है, ओनली सी भी नहीं है, ये भी अपना रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन हो सकता है, ए ऑप्शन अपना अभी है ही, ठीक है। डी ऑप्शन को और चेक कर लेंगे, ठीक है, मतलब बी को और चेक कर लो, उसके बाद और चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी आपको। ब्रैंडन वॉज फॉर्चुनेट, ब्रैंडन क्या था, वॉज, ब्रैंडन सिंगुलर, पर्सन का नाम है, वॉज सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। वॉज फॉर्चुनेट, मैं चेक कर रहा हूँ वह वॉज किसके लिए यूज हुआ है, उस तरीके से ब्रैंडन वॉज फॉर्चुनेट, वो क्या था, भाग्यशाली था, ठीक है, हो सकता है। टू किस बात के लिए, टू हैव बीन रेज्ड, क्या होने के लिए, हैव बीन रेज्ड, क्या उठाया जा चुका, उठाया जा चुका मतलब पाला जा चुका, बाय टू पीपल, दो लोगों के द्वारा पाला जा चुका। टू हैव बीन रेज्ड सर समझ में नहीं आया, क्योंकि टू के बाद तो V1 आता है, हैव बीन वाला कैसे आ गया। तो टू एक मॉडल होता है, और कैसा मॉडल होता है, सब्जेक्ट की डिमांड नहीं करता, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मॉडल होता है। तो उसमें क्या परफेक्शन आ नहीं सकता, जब डू हैव बीन आ सकता है यानी हैव बीन, डज हैव बीन यानी कि हैज़ बीन आ सकता है, डिड हैव बीन यानी हैड बीन आ सकता है, विल हैव बीन आ सकता है, कैन हैव बीन आ सकता है, शुड हैव बीन आ सकता है। तो टू हैव बीन क्यों नहीं आ सकता, वो भी तो एक मॉडल है, कौन सा, कनेक्शन का मॉडल। और वर्क कैसे करता है ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, कैसे वर्क करता है। टू हैव बीन का मतलब क्या है, टू हैव बीन रेज्ड, अगर टू बी रेज्ड होता, उसका बना हुआ है, टू बी रेज्ड होता, इसका मतलब क्या है, उसको पाला जाएगा आगे जाकर, और पाला जा चुका है कनेक्शन की फॉर्म में, मतलब इसका पास्ट, मतलब उस पॉइंट का
पास्ट। तो पास्ट होगा तो पास्ट क्या होता है, ये एक तो आपका डायरेक्ट पास्ट होता है और एक डायरेक्ट नहीं होता, तो परफेक्शन भी पास्ट होता है। जैसे प्रेजेंट का पास्ट पास्ट होता है, लेकिन पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है क्योंकि उसके पास कोई और पास्ट नहीं होता। डिड का डिडेड नहीं होता, इसलिए डिड हैव पास्ट बन जाता है। ये मैंने आपको टेंस वाली वीडियो में करवा रखा है, तो आप एक बार टेंस वाली वीडियो गो थ्रू कर लेना जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो टू के अंदर क्या करेंगे, टू का टुड कोई पास्ट नहीं होता, TOED लेकर टुड कोई पास्ट नहीं होता, इसलिए क्या होता है टू अपने परफेक्ट कोई पास्ट की तरह यूज़ करता है। इसका मतलब अगर टू बी रेज्ड होता मतलब आगे जाकर वो भाग्यशाली था कि उसे आगे जाकर क्या किया गया, पाला गया, और वो भाग्यशाली था कि उसे पाला जा चुका था, इस पॉइंट तक पाला गया था। तो इस तरीके से बात की जब पालन पोषण उसका किया गया था, इस तरीके से बात कर रहा। समझ में आया आप लोगों के। तो टू हैव बिन रेज्ड में कोई दिक्कत नहीं है, रेज्ड बाय टू पीपल हु, उन लोगों की बात कर, हु केयर्ड जिन्होंने केयर की, डिड केयर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, किसके लिए, उन टू पीपल के लिए, एज मच इतनी ज़्यादा, अबाउट वन अनदर एक दूसरे की इतनी ज़्यादा, एज दे केयर्ड फॉर हिम जितनी उन्होंने उसकी की थी, हिम का मतलब ब्रैंडन की, मतलब उन दोनों लोगों ने जितनी केयर ब्रैंडन की थी उतनी ही, जितनी ज़्यादा ब्रैंडन की, इतनी ज़्यादा एक दूसरे की जितनी ब्रैंडन की, मतलब जितनी उन्होंने ब्रैंडन की थी उतनी ही केयर एक दूसरे की भी उन्होंने परवाह की थी, केयर की थी। तो यहाँ पे कितने लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने लोग दिख रहे हैं, दो लोग। तो दो लोगों के लिए वन अनदर नहीं आता, दो लोगों के लिए ईच अदर आता है, दो लोगों के लिए ईच अदर आता है। समझ में आई चीज़, ये चीज़ आपको पता है। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि टू लोगों के लिए, टू पर्सन है उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, ईच अदर यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मेल के लिए ही यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए सी यूज़ करते हैं। ये तो फिक्स चीज़ें हैं, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो टू पर्सन के लिए ईच अदर और मोर देन टू के लिए वन अनदर। इसका मतलब क्या निकला, बी वाला अपना गलत हो गया और बी वाला गलत हो गया, इसका मतलब डी ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। तो सर अब मैं ए ऑप्शन को टिक कर दूं क्या, ओनली ए। अगर ये डायरेक्ट ए होता तो आप टिक कर देते, ओनली ए का मतलब क्या, केवल ए ही सही है, तो आपका गलत हो सकता है। कि मान लो अगर सी भी आपका क्या हो, सही हो, तो आपका ओनली ए कैसे हो सकता है, सी भी सही है ए भी सही है और वो बोल रहा है ओनली ए, केवल ए सही है। तो केवल ए सही नहीं होगा ना, फिर आपका नन ऑफ दीज ही टिक होगा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट होता ना ए, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे कि ए ऑप्शन सही है या नहीं है, ए ऑप्शन तो सही है, लेकिन ओनली ए का अपने को पता नहीं है क्योंकि अभी अपनों ने सी नहीं देखा, केवल ए सही है या नहीं ये अपने को नहीं पता। ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, सेंसिबल वे में पता लगता है कि ओनली ए का मतलब क्या है, या फिर विदाउट ओनली के ए दिया होता उसका मीनिंग है। विदाउट ओनली के ए दिया होता तो आपका ए ऑप्शन टिक हो जाता कि ए सही है या नहीं, हाँ ए सही है, ए सही है। ओनली ए सही है या नहीं, केवल ए सही है या नहीं, केवल ए सही नहीं है। अब मतलब किस वे में, अगर सी सही हो, मान लो ए भी सही है और सी भी सही है, तो वो बोले कि ए सही है या नहीं, हाँ सर ए सही है, ठीक है तो टिक कर दो। अब वो बोले ओनली ए, केवल ए सही है क्या, केवल ए सही नहीं है सर, ए और सी दोनों सही है। हाँ ए तो सही है लेकिन केवल ए सही नहीं है, तो आपका क्या हो जाता, वहां पे नन ऑफ दीज टिक हो जाता। मतलब ऑप्शन चेंज हो रहा है किस तरीके से, सिर्फ उस ओनली के लगाने से। और ये आपके सिलोक्स में भी बहुत आता है, कौन सा, ओनली वाला, ओनली वाला सिलोक्स में आता है ना, केवल ए बी है, इस तरीके से आता है, केवल ए बी है। इसका मतलब क्या निकला, केवल ए ही बी है और कोई बी नहीं हो सकता। समझ में आई, केवल ए ही बी है, इसका मतलब और कोई बी नहीं हो सकता। समझ में आई चीज़, इस तरीके से ये वर्क करता है। ये आपने सिलोक्स वगैरह आपको आते हैं तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, इसके साथ इंग्लिश के साथ, वहाँ से दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ओनली ए के लिए तो आपको सी को चेक करना पड़ेगा कि ए तो सही है। एंटीमोनियल, बिस्मथ एंड आर्सेनिकल कंपाउंड्स, ये यौगिक हैं, एंटीमोनियल होते हैं, बिस्मथ होते हैं, कांसा वगैरह उसको बोलते हैं, आर्सेनिकल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, कांसा वगैरह जो बनता है ना, इससे हम अपने बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके, ओ कंपाउंड कैसे बनते हैं, बहुत सारा एलिमेंट्स यानी तत्वों को यूज़ करके ये कंपाउंड बनते हैं। तो एंटीमोनियल, बिस्मथ, साइंस में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में, एंटीमोनियल, बिस्मथ एंड आर्सेनिकल कंपाउंड्स वर का सब्जेक्ट बताओ। ये तीनों कंपाउंड्स हो गए ना, तो कंपाउंड्स सब्जेक्ट है, इसका मतलब प्लूरल है, प्लूरल वर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही जा रहा है। एसिडुअसली, एसिडुअसली का मतलब क्या होता है, मेहनत की फॉर्म में स्टडीड, किस तरीके से स्टडी की गई उनकी, बहुत ज़्यादा मेहनत की फॉर्म में, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे स्टडी की गई। तो एसिडुअसली क्या है, एडवर्ब है। स्टडी कैसे की गई, एक्शन की बात बता रहा है ना, स्टडी कैसे की गई थी, वर्ड स्टडीड, वो स्टडी किए गए, किस तरीके से किए गए, इस फॉर्म में किए गए। तो एक्शन की क्वालिटी एडवर्ब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहा है। उनकी क्या की गई, स्टडी की गई। मर्क्यूरियल
मर्क्यूरियल एंड सिल्वर कंपाउंड, मर्क्यूरियल एंड जो सिल्वर कंपाउंड्स हैं वर कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंड्स प्लूरल है, वर ठीक है बिल्कुल सही है, इन्वेस्टिगेटेड उनकी भी जांच की गई, इनटू में किसी में, फॉर द सेम रीजन सेम कारण के लिए उनकी भी जांच की गई किसी में, किस में जांच की गई, इन्वेस्टिगेटेड इनटू, किस में इन्वेस्टिगेट किए गए, वो किस में इन्वेस्टिगेट किए पता नहीं, पिक्चर बनाकर देखो किस में इन्वेस्टिगेट किए गए पता नहीं है, इसका मतलब किसी में इन्वेस्टिगेट नहीं किए गए, उनको खुद को इन्वेस्टिगेट किया गया, तो बैक रिफ्लेक्शन आएगा, इसका मतलब पैसिव है, तो इनटू का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब क्या है, उनको किसी के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं किया या उन एलिमेंट्स के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उन एलिमेंट्स को ही इन्वेस्टिगेट किया गया था, उन एलिमेंट्स की ही स्टडी और जांच की गई थी, इसका मतलब इनटू वाला अपना गलत है। समझ में आई ना आपकी चीज़, क्योंकि जैसे आपने इनटू पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए किसके अंदर जाकर, तो वो चीज़ पता ही नहीं किसके अंदर जाकर, इसका मतलब क्या है इनटू वाला गलत है, इसका मतलब सी भी अपना क्या है गलत है, तो ए अपना जो है ए सेंटेंस सही है, इसका मतलब क्या निकला ओनली ए आपका बिल्कुल सही है, ई ऑप्शन को आप क्या कर दो डी सिलेक्ट। समझ में आया आप लोगों के, ओनली ए वाला सही है, लेकिन डायरेक्ट टिक मत करना, जब नन ऑफ दीज होता है तो एक बार चेक कर लिया करो, समझ में आई चीज़, नन ऑफ दीज गड़बड़ कर जाता है तो डायरेक्ट टिक मत कर देना, क्योंकि बाई चांस अगर यहाँ पे सी भी सही होता ना तो ओनली ए आपका गलत हो जाता, समझ में आई चीज़, ए होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ओनली ए हो जाता, समझ में आया ना कैसे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया रीजनिंग के साथ, और कंपेयर कर लेना, ओनली ए बी है वो वाला जो आपका ओनली ए इज़ बी, इस तरीके से जो आपका होता है उस तरीके से आप, ओनली मैंगोज आर ग्रैप्स उस तरीके से होता है ना, केवल आम अंगूर है, ठीक है, उस तरीके से आप क्या कर लेना, इनको आपको आती है वो चीज़ें स्लोक्स वाले, तो उसके साथ कंपैरिजन कर लेना। नेक्स्ट वाले में चलें तो नेक्स्ट जो आपका आता है थर्ड वन, तो थर्ड वन को आप सोल्व करो, किस तरीके से सोल्व करोगे, उसी तरीके से सोल्व करोगे जिस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है, तो क्या करना है स्कैनिंग करते हुए चलना है। तो सेंटेंसेस देखो एक बार आप यहाँ पे देखो, ये मेंस लेवल के सेंटेंसेस है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, मतलब हाई लेवल के सेंटेंसेस हैं, देखने में तो ऐसे लग रहा है कि इसमें एरर कैसे, नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें भी सर एरर हमसे नहीं होती, तो ऐसे सेंटेंसेस में तो एरर कैसे करें, देखते ही बच्चा क्या हो जाता है, स्टूडेंट वहाँ पे घबरा जाता है, उसको हेजिटेशन, वहाँ पे नेगेटिविटी आ जाती है कि इसकी एरर तो नहीं निकलेगी, लेकिन एक बार स्कैनिंग करके देखो आप लोग, स्कैनिंग करते ही बिल्कुल ईजी हो जाएगा, हर एलिमेंट को चेक करेंगे, शुरू हो जाओ, ही लिसन्ड उसने सुना, डिड लिसन उसने सुना, तो सुना था, उसने कुछ चीज़ सुनी थी, तो सुन सकता था क्या, सुन सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। रेफ्रेनिंग फ्रॉम ए रिप्लाई, रेफ्रेन करते हुए आईएनजी क्लोज की फॉर्म में लो, पहले क्लोज ले लेते हैं, रेफ्रेनिंग, रेफ्रेन का मतलब क्या होता है, रेफ्रेन का मतलब बचना, बचते हुए, एक रिप्लाई से मतलब उत्तर देने से बचते हुए, उसने सुना, उसने सुना उत्तर देने से बचते हुए सुना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इनवॉलेंटरीली, इनवॉलेंटरीली का मतलब अनिच्छा से, मतलब चाहना, किसी चीज़ को मत चाहना, मतलब इच्छा ना रखना, अनिच्छा से वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब आश्चर्य किया, तो वंडर्ड का अगर मैं यहाँ पे देखूँ सर सही है या नहीं है, तो एंड का रिफ्लेक्शन देख लो, इनवॉलेंटरीली सही है क्या, वंडर आश्चर्य कैसे किया, एक्शन की क्वालिटी बता रहा है, तो एडवर्ब बिल्कुल सही है, तो वंडर्ड, किसने वंडर किया, आश्चर्य किसने किया, ही ने किया ना, तो ही के बाद में एक बार इसको क्या करना, ही के बाद में आप क्या करो, इसको एक बार चेक करो, ही के बाद में इसको क्या करो, आप चेक करके देखो, आपको पता लग जाएगा, ही के बाद में इसको एक बार चेक करना, ही इनवॉलेंटरीली वंडर्ड, उसने क्या किया, इनवॉलेंटरी वे में, मतलब अनिच्छा से क्या किया, आश्चर्य किया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है, क्या आश्चर्य किया, हाउ कि कैसे, दिस ओल्ड मैन कि कैसे ये जो ओल्ड मैन है, बुजुर्ग आदमी है, लिविंग अलोन इन द कंट्री फॉर सो मैनी ईयर्स, कौन सा, जो रहते हुए, ये जो आदमी है लिविंग अलोन, जो रहता है या रहते हुए, लिविंग अलोन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, किसका एक्शन है, ओल्ड मैन का ही एक्शन है, कि एक्स्ट्रा क्या, कि लिविंग रहते हुए, कंट्री में अकेला रहते हुए, फॉर सो मैनी इतने सालों से, सर एरर मिल गई, क्यों एरर मिली सर, यहाँ पे लिविंग यूज हुआ है प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूस, लेकिन फॉर यूज हुआ है ना यार सर, यहाँ पे फॉर सो मैनी ईयर्स, तो मतलब टाइम पीरियड को बताया, तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था, तो होना चाहिए था क्या, नहीं होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूस को नहीं बता रहा, ये आईएनजी क्लोज को बता रहा है, तो क्लोज कभी नहीं बताता कि परफेक्ट है या सिंपल है, समझ में आया चीज़, जो आपका क्लोज है वो कभी टेंस नहीं बताता कि कौन सा टेंस है, वो कभी नहीं बताता, ना तो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताता है, ये डायरेक्ट बात से ही पता लगता है कि कहाँ पे बात हो रही है, और ना ही ये परफेक्ट या सिंपल टेंस को बताता है, समझ में आ रही चीज़। तो लिविंग अलोन यहाँ पे आप गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि ये क्या है, क्लोज है उस ओल्ड मैन का, दिस ओल्ड मैन क्या करते हुए, अकेला रहते हुए, फॉर सो मैनी इतने सालों से, कुड का सब्जेक्ट क्या होगा, दिस ओल्ड मैन, हाउ दिस ओल्ड मैन कुड, ये ओल्ड मैन कैसे
कुड नो जान सकता है, एंड डिस्कस और डिस्कस कर सकता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर सकता है, अबाउट किसी के बारे में, सो माइन्यूटली इतनी बारीकी सी, एंड एक्यूटली का मतलब बहुत तीव्रता से, ठीक है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्णता तीव्रता से, ऑल द रिसेंट यूरोपियन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इवेंट्स, जो सारे के सारे क्या है, रिसेंट हाल ही के यूरोपियन मिलिट्री और पॉलिटिकल इवेंट्स है। तो एक बार आप सो माइन्यूटली एंड एक्यूटली को हटाओ तो क्या डिस्कस अबाउट ऑल द इवेंट्स, आप डायरेक्ट रिसेंट यूरोपियन मिलिट्री और पॉलिटिकल को भी हटा दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि वो तो सही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटाओ, अपने मीनिंग ले रहे हैं, तो एरर में ये भी करना होता है, आप क्या करो, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को चेक करो वो सही है गलत, अगर सही होती है तो उनको एक बार हटा दिया करो मीनिंग लेने के लिए। तो यहाँ पे मीनिंग के लिए मैंने इसको हटा दिया, सो माइन्यूटली एंड एक्यूटली को। तो डिस्कस अबाउट इवेंट्स, डिस्कस अबाउट इवेंट्स, इवेंट्स के बारे में क्या करना, डिस्कस करना। ठीक सा लग रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अबाउट नहीं होना चाहिए। डिस्कस इवेंट्स, इवेंट्स को डायरेक्ट डिस्कस का तीर लगाया जाता है, डायरेक्ट डिस्कस किया जाता है, जैसे एंटर इनटू द रूम नहीं होता, एंटर द रूम होता है। चलो कोई ना कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे सही लग रहा है तो। डिस्कस अबाउट सो माइन्यूटली, अब यहाँ पे बात में डिस्कस अबाउट किसी के बारे में डिस्कस करना माइन्यूट वे में, तो यहाँ पे जो होना चाहिए था माइन्यूटली, तो ऐसे होना चाहिए था ना, डिस्कस सो माइन्यूटली अबाउट इवेंट्स, ऐसे होता तो सही था, डिस्कस अबाउट माइन्यूटली, तो डिस्कस अबाउट माइन्यूटली नहीं होगा, किसी के बारे में डिस्कस करना, डिस्कस करना बारे में, माइन्यूट इवेंट होना चाहिए था, माइन्यूटली नहीं होना चाहिए था, माइन्यूट, क्योंकि अबाउट लग गया ना, इसलिए एक्शन को वो माइन्यूटली नहीं बताएगा। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो डिस्कस कैसे किया उस बात को बता रहा है, तो इसका मतलब ऐसे होना चाहिए, डिस्कस माइन्यूटली, डिस्कस सो माइन्यूटली एंड एक्यूटली अबाउट इवेंट्स, ऐसे होता तो अपने मानते, और फिर भी अपने बात करें तो डिस्कस अबाउट नहीं होता, डिस्कशन अबाउट होता है। डिस्कस तो किसी बात को किया जाता है, ही इज डिस्कसिंग दिस मैटर, नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस मैटर, ही हैज ए डिस्कशन अबाउट दिस मैटर होता है, डिस्कसिंग द मैटर होता है, डिस्कस द प्रॉब्लम, डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम नहीं होता, डिस्कस द प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को ही डिस्कस करना होता है, तो अबाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट तीर लगना चाहिए, डिस्कस ही क्या हो रही है, वो खुद ही चीज को डिस्कस कर, इवेंट को ही डिस्कस कर रहा है, उसके बारे में क्या डिस्कस करेगा, उसके बारे में क्या डिस्कस करेगा, डिस्कशन हो सकता है उसके बारे में, उसके बारे में डिस्कस क्या करेगा, उसको खुद को ही डिस्कस करेगा, तो डायरेक्ट तीर लगना चाहिए। इसका मतलब ए वाला अपना सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, ए अपना रॉन्ग है। इसका मतलब क्या निकला, ओनली ए गया, ऑप्शन बी भी गया और ऑप्शन ई भी गया, ऑल ए बी सी भी नहीं है, क्योंकि एक अपना गलत हो गया। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, बी वाले में, ही वेरी वेल न्यू, वो बहुत अच्छे से जानता था, वेरी वेल, वेल न्यू, अच्छे से जानना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे न्यू ही के लिए यूज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। दैट की क्या जानता था कि दिस बैटल, ये जो युद्ध है, ठीक है, ये युद्ध है, पता नहीं क्या करेगा, अंडरटेकन अगेंस्ट हिज विल, जो उसके अंडरटेकन किया गया, हिज विल, उसकी विल। सर विल का सब्जेक्ट क्या है, दिस बैटल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वुड, तो वुड का सब्जेक्ट क्या है सर, वुड का सब्जेक्ट भी दिस बैटल है, क्योंकि अगेंस्ट हिज गया। और सर हिज क्या होगा, उसका क्या, तो उसकी विल की बात करें, तो विल यहाँ पे मॉडल नहीं है, विल क्या है, उसकी विल पावर की बात करा, मतलब इच्छा को बता रहा है, विल यहाँ पे नाउन है। मतलब क्या हुआ, वो अच्छे से जानता था कि ये युद्ध जो कि उसकी इच्छा के खिलाफ किया गया, अंडरटेकन ईडी क्लोज किया गया, वुड रिजल्ट, वो बैटल, दिस बैटल वुड रिजल्ट, वो रिजल्ट करेगा इनटू किस में रिजल्ट करेगा, इनटू नथिंग, किसी में रिजल्ट नहीं करेगा, मतलब उसका कोई रिजल्ट निकलेगा बट कन्फ्यूजन, लेकिन किस में, कन्फ्यूजन में। तो बट का रिफ्लेक्शन कहाँ से, इनटू के बाद से, एंड की तरह बट का रिफ्लेक्शन होता है ना, मैंने करवा रखा है, इसलिए बोलता हूँ आपको, एडिटोरियल की क्लास आप लाइटली मत लिया करो, एडिटोरियल की क्लास जरूर अटेंड किया करो, बहुत सारे स्टूडेंट अटेंड नहीं करते, तो एडिटोरियल की क्लास अटेंड किया करो, वहाँ से आपको वर्किंग सीखोगे आप। अब आप बोलोगे सर ईडी क्लोज बोल रहे हो, रेफ्रेनिंग है ऊपर वाले में, उसको तो आपने बोल दिया, रेफ्रेनिंग और लिविंग को आईएनजी क्लोज है, ठीक है, अंडरटेकन को आपने ईडी क्लोज बोल दिया। सर ईडी क्लोज आईएनजी क्लोज होता क्या है, तो ईडी क्लोज आईएनजी क्लोज यहाँ पे तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको ये सब कुछ मैंने एडिटोरियल में करवा रखा है, हर एडिटोरियल में हर चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि एडिटोरियल में मैंने आपको बोला है ना कि एडिटोरियल से ही अपने इंग्लिश सीखेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश मैंने आपको सिखाई हुई है, मतलब जिन स्टूडेंट्स को नहीं सिखाई हुई, न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को मैं एडिटोरियल से सिखा दूंगा हर एक वर्किंग, इंग्लिश की वर्किंग क्या होती है, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। तो एक्टिव जो क्लोज होता है वो आईएनजी क्लोज होता है, मतलब जिस पर्सन जिस चीज़ के लिए यूज़ हुआ हो वो उसका एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए था। तो यहाँ पर रेफ्रेन की अगर ऊपर वाले में बात करें, एक बार थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ,
रेफरेन की बात करें तो ही क्या कर रहा है, खुद बच रहा है ना, तो खुद बचने का काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, खुद एक्शन कर रहा है, इसका मतलब एक्टिव एलिमेंट, इसलिए आईएनजी क्लोज। क्लोज क्या होते हैं, एक्शन की फॉर्म में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब ऑलरेडी वो क्या है, सब्जेक्ट बना हुआ है किसी का, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस को फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, तो ऑलरेडी वो किसी सेंटेंस के साथ गया है, तो आप उस सेंटेंस को सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए अपने क्लोज की फॉर्म में उस सेंटेंस को यूज कर लेते हैं। जैसे लिविंग की बात करें तो ओल्ड मैन खुद लिविंग का काम करेगा ना, तीर लिविंग का खुद छोड़ेगा, खुद ही एक्शन करेगा, इसका मतलब वो आईएनजी क्लोज है। और अंडरटेकन की बात करें तो युद्ध अंडरटेक नहीं करता, किसी के द्वारा किया जाता है, युद्ध अंडरटेक किया किसी के द्वारा किया जाता है, तो अंडरटेकन जो बैटल है वो अंडरटेक का क्या है, पैसिव एलिमेंट है, मतलब वी अंडरटेक, हम क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, तो हम अंडरटेक करते हैं ना युद्ध को, तो अंडरटेक का एक्शन अपने करते हैं, और लगता किस पे है, बैटल पे, तो बैटल उसका क्या है, पैसिव एलिमेंट, इसलिए पैसिव क्लोज ईडी क्लोज आया है। समझ में आया आप लोगों के। और बट की रिफ्लेक्शन एंड की तरह ही होता है, रिफ्लेक्शन उसका वर्किंग थोड़ी अलग होती है, कॉन्ट्रेरी को बताता है, लेकिन रिफ्लेक्शन सेम ही होता है, ये मैंने भी आपको एडिटोरियल में करवा रखा है, इसलिए एडिटोरियल को गो थ्रू किया करो। तो बी वाला तो अपना क्या है यहाँ पे भाई, बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है, तो अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, कौन कौन से, ओनली बी और बोथ बी एंड सी वाला, तो पता नहीं है ओनली बी है या बी एंड सी है, सी को चेक करना ही पड़ेगा। तो बात करें ऑन द फील्ड, फील्ड का मतलब मैदान, अमंग बोर्डिनो एंड द फ्लैचेस, फ्लैचेस वैसे बोलते हैं एरोज वगैरह को, तीर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एरो, जो होता है तीर जिसके पीछे पंख वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो अपने यहाँ पे बात करें ऑन द फील्ड, मैदान की बात हो रही, अमंग बीच में, अमंग अमंग मध्य, मध्य में, बोर्डिनो और फ्लैचेस के मध्य में, तो मध्य जो आपका अमंग यूज होता है वो होता है बहुत सारे होते हैं, मोर देन 2 होते हैं, उनके मध्य में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाए, उनके बीच में कोई चीज़ पड़ी हो, उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है बोरोडिनो, बोरोडिनो एंड फ्लैचेस की बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है, तो अमंग नहीं आएगा, क्या आएगा, बिटवीन आएगा। और वैसे आपको पता हो 1812 वाला जो नेपोलियन वाला जो वॉर था, हिस्ट्री आप लोगों को आती होगी, ठीक है, जिन लोगों के पास हिस्ट्री थी उनको पता होगा, ठीक है, मेरे पास तो नहीं थी हिस्ट्री, लेकिन मुझे पता है थोड़ा बहुत, ठीक है, इन चीज़ों का। तो अपने यहाँ पे बात करें तो बोरोडिनो एक विलेज का नाम था, रशिया का था आई थिंक, है ना, जहाँ नेपोलियन ने क्या किया था, बैटल को विन किया था 1812 में, 1812 के अंदर, तो उसकी बात कर रहा है कि ऑन द फील्ड, अमंग नहीं होगा, बिटवीन बोरोडिनो एंड फ्लैचेस बिसाइड द वुड, बिसाइड का मतलब बगल में, किसके बगल में, जंगल के बगल में, जो जंगल था उसके बगल में, बिसाइड द वुड, जो आप वुड है मतलब जंगल वगैरह, उसकी बात कर रहा है, उसके बगल में फ्लैचेस, तो फ्लैचेज की वहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, तो फ्लैचेज जो अपना है, फ्लैचेज का मतलब तीर वगैरह की बात है, बोर्डिनो और जो आपका बोरोडिनो और फ्लैचेज, वुड यहाँ पे लकड़ी का भी हो सकता है, लकड़ी की बात कर रहा होगा, वुड्स होता है ना जंगल, तो वुड्स होता है, ठीक है, तो हो सकता है ये लकड़ी की बात कर, बिसाइड द वुड, मतलब फ्लैचेज जो क्या है, लकड़ी के साथ में जो फ्लैचेज है, फ्लैचेज जो क्या थे, लकड़ी के साथ। तो अपने यहाँ पे बात करें तो वो भी हो सकता है, जंगल भी हो सकता है, अपने चेक कोई दिक्कत नहीं है, अपने को डायरेक्ट यहाँ से मीनिंग लेना है। तो यहाँ पे बोले तो ये बिटवीन आएगा, क्योंकि दो जगहों की, दो चीज़ों की बात हो रही है, तो फ्लैचेज जो एरो वगैरह थे उनके, और किसका, जो एक साइड तो एरो लगाकर सेना खड़ी थी, और दूसरे बोरोडिनो जो था विलेज था, वहाँ पे कोई सेना वगैरह होगी, उस तरीके से उन दोनों के बीच में जो फील्ड था, उस फील्ड पे, मैदान पे, तो बिटवीन आएगा। आगे पढ़ते हैं, बिसाइड द वुड, द चीफ एक्शन, जो चीफ जो मेन एक्शन है ऑफ द डे, अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, दोबारा से पढ़ लेंगे अगर समझ में नहीं आएगा, हो सकता है अगर समझ में ना आए, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ दी है, तो एग्जामिनर कोई ना कोई हिंट तो अपने को दे ही देगा, टेंशन मत लो। द चीफ एक्शन जो मेन एक्शन है ऑफ द डे, उस दिन का, किसी दिन का, टुक प्लेस वो हुआ ऑन एन ओपन स्पेस, किस पर, एक ओपन स्पेस, स्पेस का मतलब खुला मैदान, खुले मैदान, तो मुझे बताओ खुले स्पेस का मतलब एरिया, खुले एरिया पर होगा या एक्शन खुले एरिया में होगा, तो ऑन नहीं आएगा, क्या आएगा, इन आएगा, इन एन ओपन स्पेस, स्पेस की बात करें, अपने खुले एरिया की बात करें, स्पेस की बात करें, तो इन आएगा, इन स्पेस आएगा, ऑन स्पेस नहीं आएगा, स्पेस पर नहीं होता, स्पेस में होता है। स्पेस का मतलब क्या है, पूरा का पूरा खुला एरिया, मतलब अब अपने फील्ड की बात करें वो तो ग्राउंड हो जाएगा, तो ग्राउंड पर तो हो सकता है, लेकिन ये ग्राउंड को नहीं बताता, स्पेस बताता, पूरे एनवायरनमेंट को, पूरी कवरिंग को बताता है, एनवायरनमेंट, हवा वगैरह, मतलब पूरा जो आसमान तक है उसको पूरे को बोल देता है खुला आसमान, उस तरीके से, तो उस तो स्पेस में होगा, ऑन नहीं होगा, इन होगा, तो मतलब यहाँ से क्लियर हो गया, इसका मतलब यहाँ पे एरर तो है ही। विजिबल स्पेस जो कि क्या है, विजिबल था फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से, एंड वॉज फोर्ट, दोनों साइड। अब यहाँ पे और क्लियर हो गया कि बात क्या हो रहा है, दोनों साइड की बात हो रही, कौन सी, एक फ्लैचेज वाली साइड और एक बोरोडिनो वाली साइड, तो दोनों साइड की बात हो रही है, तो कितनी साइड है, दो, तो चीज़ें कितनी है, दो, तो दो के लिए मुझे एक बात बताओ, अमंग आता है या बिटवीन आता है, तो दो के लिए क्या आता है आपका, बिटवीन आता है, इसका मतलब एरर तो यहाँ पे है। एंड वॉज फोर्ट, और लड़ा गया, क्या लड़ा गया, चीफ एक्शन
फोर्ट किया गया था ना, तो वॉज फोर्ट जो अपना एंड का रिफ्लेक्शन है वो चीफ एक्शन के बाद में है, ठीक है। या फिर अपने ऑफ द डे के बाद में कर दो, चीफ एक्शन ऑफ द डे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ में रखो, तो वॉज का रिफ्लेक्शन आपका किसके बाद में, टुक से पहले, डे के बाद में, चीफ एक्शन ऑफ द डे वॉज फोर्ट, एक्शन सिंगुलर है, वॉज बिल्कुल सही है। फोर्ट इन द सिंपलेस्ट, सिंपल एंड मोस्ट आर्टलेस, आर्टलेस का मतलब बेहुदा तरीके में लड़ा गया, इस तरीके से बोला। तो यहाँ एक तो बिटवीन की एरर है, एक इन की एरर है, इसका मतलब सी वाला अपना गलत है, तो ऑप्शन अपना टिक हो जाएगा, ओनली बी आपका आंसर हो जाएगा, ओनली बी, डी भी अपना डी सिलेक्ट हो जाएगा, ओनली बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने बात करें तो नेक्स्ट में इसने बोला है, स्टार्ट करते हैं, स्कैनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये थोड़ा सा इजी लग रहा है क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी दिखाई दे रही है, छोटा सा सेंटेंस है। आगे चले, मिस्टर जैक, बात बोली ए वाले में, मिस्टर जैक अकम्पेनिड बाय हिज वाइफ रीनी एंड हिज ब्रदर, अकम्पेनिड का मतलब कंपनी लिए हुए, उनका साथ लिए हुए। तो आपको पता है ना मिस्टर जैक यहाँ पे मेन सब्जेक्ट होगा, वो तो उसका साथ दे रहे हैं, समझे चीज़। जैसे मान लीजिए मैं कुछ कर रहा हूँ, आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो वो एक्शन कर कौन रहा है, मैं कर रहा हूँ ना। तो मैंने ऐसा आप लोगों के साथ से मैंने ऐसे किया, आप लोगों को साथ लेकर मैंने ऐसे किया, आप लोगों का साथ लेकर मैंने ऐसे किया। तो मैंने ऐसे किया ना, मैंने किया है ना, आप लोगों ने साथ दिया है, तो इस तरीके से वो करेगा। इसका मतलब मेन सब्जेक्ट आपका जैक रहेगा। वर का सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो उसकी वाइफ और जो ब्रदर है वो अकम्पेनिड बाय के साथ चले गए, मतलब बैग में डालकर। मिस्टर जैक अपनी वाइफ और भाई को बैग में डालकर, इसी तरीके से करते हैं इन फ्रेजेस को, अकम्पेनिड बाय, टुगेदर विद, अलोंग विद, इनको अपने से ही करते हैं इस विलेज को, कि मिस्टर जैक अपनी वाइफ और भाई को बैग में डालकर, वो तो बैग में चले गए। इसका मतलब मेन जो सब्जेक्ट है वो क्या, मिस्टर जैक। इसका मतलब वर नहीं आना चाहिए था, वोज आना चाहिए था। वोज बैनिस्ड टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की तरफ बैनिश किया गया, मतलब देश निकाला दे दिया गया, फॉरेस्ट की तरफ मतलब जंगल में भेज दिया गया, वनवास दे दिया गया उन लोगों को, ये बात हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैक को उनकी वाइफ और भाई के साथ वनवास दे दिया गया। तो वर की जगह क्या आएगा, वोज आएगा। वर की जगह क्या आएगा, जैसे अपने बोलें कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा हूँ या जा रहे हैं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा हूँ या जा रहे हैं, जा रहा हूँ होता है ना कि जा रहे हैं। मैं और मेरे पेरेंट्स जा रहा है या जा रहे हैं, मैं और मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं, तो एंड आ गया, मैं और मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं। और मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा हूँ, मतलब पेरेंट्स ओनली आपका साथ दे रहे हैं, और मेन एक्शन कौन कर रहा है, आप लोग कर रहे हो, वो सिर्फ आपका साथ दे रहे हैं। समझ में आई चीज़, इस तरीके से वर्क करता है। हिंदी में चेक करें तो ए वाला तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया, तो ऑप्शन बी गया, ऑप्शन डी गया। अब यहाँ पे ऑल भी है, ए बी सी, और नन ऑफ दीज भी है, दोनों को दोनों दे दिए। पहले दो में उन्होंने नन ऑफ दीज दिया था, ऑल वाला नहीं दिया था। पिछले वाले में उन्होंने ऑल दिया था, अब की बार ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, सारे के दोनों को दोनों ऑप्शन दे दिए। तो डी ऑप्शन भी गया, बी ऑप्शन भी गया। बी को चेक करें, बी सेंटेंस को, नीदर द बायर्स, ना ही तो बायर्स का मतलब खरीदार, नोर द सेल्समैन, और ना ही सेल्समैन, आर इन फेवर। आर का सब्जेक्ट क्या होगा, बायर्स या सेल्समैन में से एक होगा। लेकिन इंपैक्ट किसका होता है, पास वाले का इंपैक्ट होता है। पता है ना कैसे होता है, मैंने आपको एग्जांपल बता रखा है क्लास के अंदर, ठीक है, पता है ना इंपैक्ट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए अपने बात करें कि कोई अपने जंगल में चले गए, वहाँ पे लॉयन है, शेर है, तो एक आप हो एक मैं है, मैं लॉयन के ज़्यादा पास में हूँ। देखो लॉयन अपने दोनों को ही क्या कर सकता है, खा सकता है ना, अपने दोनों को ही खा सकता है, ठीक है, किल कर सकता है अपने दोनों को ही। लेकिन मैं पास में हूँ, आप क्या हो, दूर हो, तो उसका लॉयन का अधिकार तो अपने दोनों पे है, दोनों को किसी को भी खा सकता है वो। लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा किस पे रहेगा, पास वाले, यानी मेरे पे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा ना, इसलिए पास वाले के अकॉर्डिंग। तो इस सेंटेंस में बायर्स, ना ही तो बायर्स और ना ही सेल्समैन, अगर इधर की तरह यूज करें तो या तो बायर्स या सेल्समैन, या तो बायर्स ने, खरीदार ने ऐसा किया, या बेचने वाले ने ऐसा किया है। तो दोनों में से कोई भी कर सकता है ना, मतलब उस सेंटेंस पे अधिकार तो दोनों का है, लेकिन दोनों का अधिकार है। तो बायर्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो प्लूरल आना चाहिए था, आर आना चाहिए, और सेल्समैन MAN है, इसका मतलब सिंगुलर आना चाहिए, बायर्स प्लूरल है। तो अब यहाँ पे बात करें अधिकार दोनों का है, तो प्लूरल आएगा या सिंगुलर, बायर्स तो बोलेगा प्लूरल लाओ, सेल्समैन बोलेगा मुझे सिंगुलर चाहिए। तो गड़बड़ हो गई, दोनों तो साथ में दे नहीं सकते, सिंगुलर प्लूरल, आर और इस दे नहीं सकते। तो क्या होता है, इम्पैक्ट देख लेते हैं कि पास में कौन सा है। समझ में आ रही चीज़ कि पास में कौन सा है। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए अपने बात करें, कोई भी चीज़ है, एक चीज़ कोई भी पड़ी है, वो किसी ने अनाउंसमेंट कर दिया, जो चीज़, ये चीज़, इस चीज़ को जो पहले उठाएगा उसकी चीज़ हो जाएगी। तो मैं उसके पास में हूँ, आप थोड़े दूर हो। अधिकार किसका है, सबका ही अधिकार है, मतलब बोला गया है कि जो भी उठा लेगा उसकी हो जाएगी। लेकिन चांसेस किसके ज़्यादा है, मेरे है ना, क्योंकि मैं
पास में हूँ, तो इम्पैक्ट ज़्यादा किसका है, मेरा है। इस तरीके से वर्क करता है कि पास वाले का इम्पैक्ट है, तो यहाँ आर की जगह क्या आएगा, इज आएगी, क्योंकि पास वाला क्या है, सिंगुलर है। इज इन फेवर ऑफ द सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब ना ही तो सेल्समैन विक्रेता और ना ही खरीदार, कोई भी उसके फेवर में नहीं था, मैनेजमेंट के सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट का जो सिस्टम था उसके फेवर पक्ष में नहीं था। तो बी भी अपना गलत हो गया, तो ऑप्शन अपना सी भी यहाँ से डिसलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि सर यहाँ पे अब अपने क्या करें, चेक करें क्या नन ऑफ दिस या ओनली सी कर दें। क्यों सर, सी कर सकते हैं ना, ओनली सी क्यों, क्योंकि ए और बी तो डिसलेक्ट, आपने यही तो बताया ओनली सी, केवल सी नहीं है, तो केवल सी तो होगा ना सर, ए और बी नहीं है, इसलिए बिल्कुल सही बात बोल रहे हो क्या आप लोग कि सर ए और बी तो है ही नहीं, दोनों के दोनों गलत हैं। अब तो मैं चेक कर सकता, पहले तो ए था तो सी के चांसेस थे, सी चेक करना था, अब दोनों तो चेक हो ही चुके हैं, सी अकेला बचा हुआ है, तो इसको मैं चेक कर लूँ क्या, इसको मैं टिक कर दूँ क्या सर, ओनली सी होगा, अब तो बचा ही क्या, ओनली सी होगा, नन ऑफ दिस नहीं आएगा। तो नन ऑफ दिस की वर्किंग इसका मतलब आप लोगों को नहीं आती। मुझे एक बात बताओ, जब सी ही सही नहीं होगा फिर नन ऑफ दिस नहीं आएगा क्या, जब मान लो सी ही सही नहीं है, सी भी गलत है, तब तो नन ऑफ दीज आएगा। तो इसका मतलब क्या है, नन ऑफ दीज के चांसेस है, इसलिए ओनली सी डायरेक्ट मत कर देना। पिछली वाली बात को ध्यान में रखकर सेंस अगर आपका टेढ़ा चमक रहा है ना, तो उसको सही कर लो, थोड़ा सा बुझा लो उसको, समझ में आ रही चीज़, तो थोड़ा समझा करो कि बात कैसे हो रही है। तो सी को चेक करना पड़ेगा कि ओनली सी तो तब करोगे ना जब सी सही हो, सी सही ना हुआ तो चेक तो करना पड़ेगा। वो पहले वाली बात अलग थी, समझ में आई ना। तो वो अपने अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इसलिए थोड़ा सेंस रखा करो कि बातें बोली कैसे जा रही है, अपने आप दिक्कत नहीं होगी। आप प्रैक्टिकल लाइफ अगर आपने जीना सीख ली, प्रैक्टिकल वे में आपने सब कुछ सीख लिया, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं सी को, बट अलोंग विद वेल्थ, मतलब लेकिन वेल्थ के साथ, मतलब धन के साथ, पैसे के साथ, दीज टेक्नोलॉजीज, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ब्रिंग इन्फॉर्मेशन, वो क्या लाती है, इन्फॉर्मेशन लेकर आती है, सूचना लेकर आती है। तो ब्रिंग क्या है, डू ब्रिंग, टेक्नोलॉजीज प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजीज के लिए यूज हुआ है ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है, टेक्नोलॉजीज है, एक्शन का। एंड देयर बाय, और फलस्वरूप, मतलब रिजल्ट की फॉर्म में। सो का मतलब क्या होता है, SOW, सो का मतलब होता है, सो का मतलब होता है बोना, ठीक है। डू सो है यहाँ पे। V2 क्या होता है, डिड सो, मतलब सोड होता है। V3 आपका सोड भी होता है और सोन भी होता है। SOWN भी होता है, SOWED भी होता है। WED होता है, वो तो क्या होता है, V3 आपका किस में होता है, ब्रिटिश में होता है, इंग्लिश में। और SOWN होता है, वो आपका क्या होता है, अमेरिकन में होता है। जैसे स्पीड की अपनी बात करें तो स्पीडेड आपका होता है किसमें, स्पीडेड आपका होता है ब्रिटिश में, और स्पैड होता है, SPED होता है आपका किसमें, अमेरिकन में। इस तरीके से थोड़ी वोकेब चेंज होती रहती है। जैसे गेट गोट, गोटन होता है ब्रिटिश में, गेट गोट, गोट होता है अमेरिकन में। समझ में आई चीज़। तो इस तरीके से तीनों वर्ब की फॉर्म की अगर अपने बात करें तो यहाँ पे, तो सो द सीड्स ऑफ देयर अनडूइंग, अनडूइंग का मतलब जो गलत परिणाम, अनडूइंग गलत चीज़ है, खराब होना कोई चीज़, उसकी क्या है, बीज बोती है। कौन, टेक्नोलॉजीज। तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब वेल्थ के साथ ये जो टेक्नोलॉजी है इन्फॉर्मेशन लेकर आती है, और फलस्वरूप क्या करती है, परिणाम की फॉर्म में क्या करती है, वो अपने खराब, अनडूइंग का मतलब जो खराब चीज़ें, किसी की अनडूइंग है मतलब वो क्या कर रहे हैं, गलत चीज़ कर रहे हैं, तो तबाही, अनडूइंग को आप तबाही बोल सकते हो। अनडूइंग का मतलब तबाही को क्या करते हैं, बीज बोती है। कौन सी टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन लाती है, लेकिन फलस्वरूप क्या करती है, वो ऐसा भी करती है। तो आपका ओनली सी क्या है यहाँ पे करेक्ट है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ई ऑप्शन आपका डिसलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओनली सी ऑप्शन आपका बचा हुआ। तो समझ में आया आप लोगों के। तो ये था आपका मेंस का पैटर्न, स्पॉटिंग एरर का, मेंस पैटर्न की, मेंस में स्पॉटिंग एरर कैसे पूछी जाती है। तो आपको कितना बताना मुझे आप, ठीक है, कमेंट में बता देना, ठीक है, कि कितना यानी समझ में आया या नहीं आया, या फिर इजी लगा या टफ लगा, ये वाला पैटर्न आपको इजी लगा या टफ लगा, या डायरेक्ट आपने जब स्टार्ट किया था फर्स्ट क्वेश्चन को तब आपको कैसा लगा था, और सॉल्यूशन जब अपना हुआ उसके बाद में आपको ये पैटर्न कैसा लगा, ये चीज़ मुझे बता देना कि स्पॉटिंग एरर आप हैंडल कर सकते हो नहीं कर सकते, स्कैनिंग टेक्निक आपके समझ में आई या नहीं आई, आप स्कैनिंग टेक्निक को हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये चीज़ मुझे बता देना। और ये भी बता देना कि मेंस का पेपर इजी होता है या टफ होता है। अपनों ने इतने पैटर्न कर लिए मेंस के, तो ये भी बता देना कि मेंस का पैटर्न, अब आपको मेंस के जो पेपर हैं, जो मेंस के पैटर्न है, वो आपको इजी लगते हैं या टफ लगते हैं। प्री के तो अपने को इजी लगने लगे, उस पर भी खूब पैटर्न किए अपने सारे, अपने प्री और मेंस को साथ में लेकर ही चलते हैं। अपने ऐसे नहीं ओनली प्री करवाते हैं, अपने प्री मेंस को साथ में लेकर चलते हैं, अपने प्री मेंस को साथ में लेकर नहीं चलते, अपने पूरी इंग्लिश ही सीखते हैं। अपना काम है क्या, इंग्लिश सीखना है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो चाहे कुछ भी हो, अपने इंग्लिश सीख रहे हैं। समझ में चीज़, अपने इंग्लिश
इसको सीखते हैं तो मुझे बता देना कि अब आपकी जो हैंडलिंग है मेंस के पैटर्न की वो आपको इजी लगने लगी या नहीं लगने लगी। समझ में आई चीज़। और इस पैटर्न को आप रिवाइज कर देना अच्छे से, क्योंकि स्पॉटिंग एरर वाला जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है। बच्चों से क्या होता है, नेगेटिव हो जाते हैं कि सर स्पॉटिंग एरर में नेगेटिव हो जाते हैं। तो आप ये टेक्निक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको कैच करने की कोशिश करो, स्कैनिंग टेक्निक को। और वर्किंग की ज़्यादा क्या करो, आप वर्किंग की प्रैक्टिस करो। और जो एडिटोरियल की क्लासेज है उसको मिस मत किया करो। एडिटोरियल की क्लास का आप कंप्लीट एनालिसिस किया करो। उस क्लास को आपको अटेम्प्ट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और फुल कंसंट्रेशन के साथ उसको अटेंड करना है आप लोगों को। समझ में आई? एडिटोरियल की क्लासेज आप मिस मत किया, वहीं से सब कुछ सिखा दूंगा मैं आप लोगों को, सारी की सारी इंग्लिश सिखा दूंगा वहाँ से मैं आपको। ठीक है, तो इस पैटर्न को क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। और जो टेक्निक मैंने यूज़ की उस टेक्निक को कैच करने की कोशिश करो। और जिस तरीके से मैंने सॉल्यूशन आज किया है उसी तरीके से आपको क्या करना है, खुद से क्विजेज वगैरह करते हो आप, तो उन क्विजेज में आप यही टेक्निक यूज़ करके इसे सोल्व करने की कोशिश किया करो। पिक्चर बनाया करो माइंड के अंदर, और हर एक एलिमेंट की वर्किंग चेक किया करो कि कैसे और क्यों यूज़ हुआ है, सही यूज़ हुआ या नहीं यूज़ हुआ, और किसके लिए यूज़ हुआ है, सही यूज़ हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो इस पैटर्न को आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथ ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह वन का राजा होता है, परंतु राजा है केवल इसीलिए ऐसा नहीं होता कि वो सोता रहे और हिरण स्वयं आकर उसके सामने अपना बलिदान कर दे। अपना आधिपत्य दर्शाने के लिए सिंह को गर्जना करनी होती है। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए परिश्रम के साथ निर्ममता से आखेट करना होता है। परिश्रम सबसे बड़ी चाबी है। परिश्रम से ही व्यक्ति राजा बनता है। इसलिए परिश्रम से कभी मुंह ना मोड़ो, क्योंकि यदि परिश्रम से मुंह मोड़ा तो राजा से रंक बनते देर नहीं लगती। नीतियां मेरी,